ऑप्शनल सब्जेक्ट जेंडर स्टडीज को क्यों चूज करना है। आप लोगों के पास जितने भी ग्रुप्स होते हैं, सब में से आपने एक एक सब्जेक्ट चूज करना होता है। जिस ग्रुप में जेंडर स्टडीज आता है उसी ग्रुप में और भी सब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन जेंडर स्टडीज ही क्यों चूज करना चाहिए उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। कुछ लोग इन्वायरमेंटल साइंस रखते हैं, कुछ लोग जेंडर स्टडीज रखते हैं। इन्वायरमेंटल साइंस के लिए ये है कि आपके पास पहले से थोड़ा नॉलेज होना जरूरी है। या तो आपकी डिग्री इन्वायरमेंटल साइंस की हो, या आपने अपनी डिग्री में किसी न किसी भी सेमेस्टर में इन्वायरमेंटल साइंस को एज ए सब्जेक्ट पढ़ा हो। जेंडर स्टडीज का ये है कि जेंडर स्टडीज बिल्कुल सीधा सा सब्जेक्ट है। इसके लिए अगर आपने पहले कहीं भी कुछ नहीं भी पढ़ा ना तो भी गुजारा हो जाएगा और बहुत अच्छी आपको समझ आ जाएगी। अगर इसके हम नेचर और सब्जेक्ट की बात करें तो इसका सिलेबस फॉर मी, जितने भी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं सबसे छोटा सिलेबस जेंडर स्टडीज का है। टोटल 9 आपके पास टॉपिक्स हैं और सब टॉपिक्स भी आगे छोटे छोटे से ही हैं। और उसी में से 100 नंबर का पेपर बनना होता है, सीधे सीधे से सवाल होते हैं। अभी हम सिलेबस को डिस्कस करेंगे तो उसका भी आपको आइडिया हो जाएगा। जेंडर स्टडीज जब से एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट इंक्लूड हुआ है सीएसएस के सिलेबस में, तब से ही ये हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट रहा है। आपको इजीली 70+ मार्क्स जेंडर स्टडीज में मिल जाते हैं। लेकिन ये है कि उस 70+ को लेने के लिए भी कुछ टेक्निक्स होती हैं, कुछ चीजें होती हैं जिनका ध्यान रखना होता है। और उसके अलावा ये है कि आपको पता है कि आपका एक जो पेपर ऐसे का होता है उसके अंदर अगर हम जनरल बात करें तो कुछ डोमेन्स आप लोगों ने करनी होती हैं। जैसे टेक्नोलॉजी हो गई, जैसे विमेन से रिलेटेड कुछ चीजें हो गई, क्लाइमेट से हो गई। तो उसमें जो विमेन से रिलेटेड ऐसे आपको पता है हर साल ही आते हैं। और वो वाला जो एक ऐसे है उसका काफी ज्यादा मटेरियल आपको जेंडर स्टडीज से मिल जाता है, क्योंकि जेंडर स्टडीज में आपने जनरल इश्यूज पढ़ने हैं, जेंडर के डिफरेंट जेंडर्स के डिफरेंट इश्यूज आप लोगों ने पढ़ने हैं। फिर आप लोगों ने पढ़ना है जैसे डिफरेंट डोमेन्स में क्या इश्यूज होते हैं, एजुकेशन में, पॉलिटिक्स में, हेल्थ में। वो सारी चीजें, वो सारा मटेरियल आपको मिल जाता है। पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, सारे जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनका मटेरियल आपको जेंडर स्टडीज से मिल जाता है। इवन अगर आप पीएमएस आप लोगों ने करना है और पीएमएस में भी आप लोगों ने अगर सोशियोलॉजी रखनी है या सोशल वर्क रखना है, तो उसके बहुत से जो चीजें हैं वो आपकी जेंडर स्टडीज में ऑलरेडी कवर हो जाती हैं। तो वो सेपरेटली फिर उनको तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर हम बात करें इसकी सोर्सेज की तो जेंडर स्टडीज का जैसे मैंने पहले बताया कि बिल्कुल छोटा सा सिलेबस है। तो इसके सोर्सेज में मेनली 3-4 चीजें ही हैं। एक तो बुक है 50 कॉन्सेप्ट्स ऑफ जेंडर स्टडीज, इस तरह से करके है। वो आप लोगों को सॉफ्ट फॉर्म में भी मिल जाएगी और वो डिफरेंट वेबसाइट्स पर ऑलरेडी अवेलेबल होगी। उससे ये होगा कि जेंडर स्टडीज में डिफरेंट टर्म्स होती हैं, हर सब्जेक्ट के ना डिफरेंट जार्गन्स होते हैं जिनका पता होना चाहिए आप लोगों को। तो वो जार्गन्स जो हैं वो अंडरस्टैंड आप तब करेंगे जब आप उस बुक को पढ़ेंगे। डिफरेंट जार्गन्स जो है वो अभी मैं यहाँ पर बता दूंगी, लेकिन उसके अलावा बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपको उस बुक में पढ़ने को मिलेंगी और उसको आप एज ए रेफरेंस अपने आंसर्स में कोट भी कर सकते हैं। उसके अलावा जो मुझे अच्छे सोर्सेज लगे, ज्यादा डेप्थ में जाने की जहाँ जरूरत नहीं पड़ती, टू द पॉइंट चीजें वहां पर लिखी होती हैं बहुत अच्छे रेफरेंसेस के साथ, वो नोआ की बुक है जेंडर स्टडीज की। और उसका अगर आपने एडिशन लेना है तो लेटेस्ट लेना है। वो सॉफ्ट फॉर्म में अवेलेबल होगी, लेकिन वो सॉफ्ट फॉर्म में जो भी मटेरियल मिलेगा वो लेटेस्ट नहीं होगा। तो आप लोगों को न्यू बुक लेनी पड़ेगी। हाँ जी, मिलेगा, यूट्यूब पर अवेलेबल होगा। उसके अलावा एसएसपी हमाद के नोट्स हैं जेंडर स्टडीज के, जो आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, वो अवेलेबल हैं डिफरेंट वेबसाइट्स पर भी। तो ये चीजें करनी है। उसके अलावा भी कुछ चीजें हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो मैं एट द एंड ऑफ सेशन आप लोगों को बताऊंगी। जब आप लोग इस सेशन को ज्वाइन करेंगे तो एट द एंड मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जेंडर स्टडीज के क्वेश्चन किस तरह से अटेम्प्ट करने होते हैं और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे जेंडर स्टडीज में मार्क्स ज्यादा ले सकते हैं। क्योंकि मेरे साथ बहुत से ऐसे और भी कैंडिडेट्स थे जिन्होंने जेंडर स्टडीज ऑप्ट की थी, लेकिन उनका स्कोर 70+ नहीं था, इवन 60+ भी नहीं था। बहुत लो स्कोरिंग उनका वो ये सब्जेक्ट गया था, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल इसको ना लाइट लिया था या बिल्कुल सीधी सीधी चीजें लिख कर आए थे। आल्दो ये सब्जेक्ट बिल्कुल सीधा है, लेकिन करना इसको उस तरह से सीधा नहीं है। अब फॉर एग्जांपल आपसे वो ये क्वेश्चन पूछता है कि पाकिस्तान में विमेन की जो एजुकेशन है उसके क्या इश्यूज हैं, लड़कियां या औरतें जो है एजुकेशन क्यों नहीं हासिल करी। आपके जहन में जो भी चीजें आती हैं, आप ब्रेनस्टॉर्म करते हैं, जो भी चीजें आपके जहन में आती हैं आप उनको एज इट इज लिख कर आ जाते हैं। कोई रेफरेंस नहीं है, कोई स्टैट नहीं है, कोई एग्जांपल्स नहीं है, कोई कुछ चीजें हैं ही नहीं उसके अंदर, बिल्कुल सीधी सीधी बातें। तो फिर नंबर भी आपको उसी तरह से देगा।
आपने अपने पेपर को दूसरों से डिफरेंट बनाना है, और वो डिफरेंट किस तरह से बनाना है वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताऊंगी। जनरल स्टडीज पढ़ने के लिए एक मेजर चीज जो मुझे लगता है कि ज्यादा लोग फेस करते हैं वो ये है कि आप लोग उसको ना रिलीजन से काफी ज्यादा रिलेट कर लेते हैं। यस, मैं वही बात करने लगी हूँ, क्योंकि काफी ज्यादा लोग ना, बहुत से लोग स्पेशली लड़के वो फेमिनिस्ट नहीं होते। वो जैसे अगर मैं औरत मार्च की बात करूं, हम इन चीजों पर ड्यूरिंग द सेशन डिस्कस करेंगे, लेकिन ये है कि आप लोगों का ना एक अपना पर्सपेक्टिव होता है, आप लोग उसको सब्जेक्ट के साथ रिलेट कर देते हो, और ये सब्जेक्ट डिमांड करता है आपसे कि आप विमेन या जो ट्रांसजेंडर्स हैं, इंटरसेक्स हैं, उनके राइट में बोलो। लेकिन आप लोगों का क्योंकि वो पर्सपेक्टिव पहले जो बना होता है, आप लोग उसी के मुताबिक इस पेपर को कर कर आते हो, फिर जो एग्जामिनर है वो आपको फिर नंबर भी उस हिसाब से ही देता है। दूसरा ये कि जेंडर स्टडीज जो है वो आपका एक डिफरेंट सब्जेक्ट है, यूं कह लें कि एक वेस्टर्न सब्जेक्ट है। इसमें इस्लाम की कोई बात नहीं करनी होती, लेकिन क्योंकि स्टूडेंट्स का ध्यान या उनका पहला माइंडसेट ही ऐसे होता है कि वो इस्लाम के मुताबिक चीजों को लेकर चल रहे होते हैं, तो वो फिर पेपर में पुट भी वही वाली चीजें कर कर आते हैं। इस वजह से भी जेंडर स्टडीज में मार्क्स फिर कम आते हैं उनके। तो इफ यू थिंक दैट यू आर रेडी टू मोल्ड योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, तो फिर आप इस सब्जेक्ट को चूज करें, और लाजमी करें। देखें, CSS PMS जो बात मैं पहले कहती हूँ मैं उसी को रिपीट करूंगी, ये जो भी एग्जाम्स हैं, CSS का है या PMS का है, इसमें आपका एक एक नंबर मैटर करता है। आपने वो सब्जेक्ट चूज करने होते हैं जो हाई स्कोरिंग होते हैं, वो लाजमी चूज करें। और जनरल स्टडीज तो बिल्कुल छोटा सा सब्जेक्ट है, इतना छोटा है कि जब इंशाल्लाह आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग देखेंगे बिल्कुल सीधी सीधी बातें हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दी कि विमेन के इश्यूज एजुकेशन के लिहाज से क्या हैं, तो अभी अगर मैं आप लोगों से पूछूंगी आप लोग मुझे 7-8 इश्यूज बता देंगे। और ये सब्जेक्ट हमने करना भी इसी तरह से है। इस सेशन को आपने ज्वाइन क्यों करना है इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। आप लोगों को मैंने सोर्सेज बता दिए हैं, आप लोग इसको खुद से भी करके देख लें, और फिर जब आप मेरा सेशन ज्वाइन करें बाद में चाहे कर लें, तो फिर आपको आइडिया होगा कि इस सेशन को ज्वाइन करना जरूरी क्यों था। आप जब ये चीजें ना, जेंडर स्टडीज में काफी ज्यादा चीजें जो है ना वो डिस्कशन बेस्ड है। काफी ज्यादा चीजें करवा मैंने नहीं आप लोगों को करवानी, आप लोगों ने ही मुझे करवानी है। आप लोगों ने बताना है कि मैम ये चीजें हैं, ये इश्यूज हैं। इवन जो काफी सेंसिटिव इश्यूज हैं हम उनके बारे में भी बात करेंगे। जैसे औरत मार्च की मैंने बात की, इस बारे में भी बात करेंगे। उनके जो प्ले कार्ड्स हैं, इस तरह की चीजें, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस पे आपका पर्सपेक्टिव बहुत ज्यादा मैटर करता है, तो उस लिहाज से चीजें भी डिस्कस होंगी। काफी ज्यादा मटेरियल आर्टिकल्स में ड्यूरिंग द सेशन जो है वो शेयर कर देती होती हूँ, वो भी डिस्कस होगा। उसके अलावा आप लोगों के इस सेशन में टेस्ट होंगे, क्योंकि जब तक आप लोग लिखेंगे नहीं आप लोगों को लिखना आएगा नहीं। और पेपर में बैठ के आप लोगों ने लिखना ही होता है जो सेशन आप लोगों ने लिया होता है किसी भी सब्जेक्ट का। अगर वो सेशन बस लेकर आप लोगों को ये लगता है कि बस ठीक है सब्जेक्ट तैयार हो गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। जब तक आप लिखेंगे नहीं, जो चीज़ आपने पढ़ी है उसको पेपर पे आपको लिखना नहीं आता, तो फिर तो कुछ भी पढ़ लें उसका फायदा नहीं है। तो इसलिए आपकी रिटन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा होगी इस सेशन में। टेस्ट हो सकते हैं, असाइनमेंट्स मैं बहुत ज्यादा देती हूँ, फिर उसको चेक भी करती हूँ, चेक करके बताती भी हूँ कि मिस्टेक्स क्या हैं। इवन अगर वो आपकी इंग्लिश की मिस्टेक्स भी हैं तो वो भी फिर निकलती हैं। फिर ये कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट किस तरह से करना है, पास्ट पेपर्स एनालिसिस होंगे, और उसके अलावा मॉक्स ऑलरेडी होंगे ही। थोड़ी सी हम सिलेबस की बात कर लेते हैं। अच्छा, इसका जो पहला टॉपिक है उसमें आ जाता है इंट्रोडक्शन। पहले आप लोग देखेंगे कि जेंडर स्टडीज है क्या, वही हर सब्जेक्ट में थोड़ा सा जो सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन होता है इसमें भी वैसे ही है। फिर आप लोग देखेंगे कि जेंडर स्टडीज और वेमेन स्टडीज में क्या डिफरेंस है। चीजें देखने में जितनी सिंपल लग रही हैं ये इतनी ही सिंपल है, इनफैक्ट इससे ज्यादा सिंपल होंगी। जेंडर स्टडीज के सब्जेक्ट की नेचर क्या है, इसके अलावा जेंडर स्टडीज क्योंकि एक सब्जेक्ट है तो इसको बाकी सब सब्जेक्ट्स के साथ मिलाकर पढ़ाना है या नहीं पढ़ाना, वो हम डिबेट देखते हैं ऑटोनॉमी वर्सेस इंटीग्रेशन में। फिर जेंडर स्टडीज पाकिस्तान में उसका स्टेटस क्या चल रहा है, ये चीजें भी हम देखते हैं। ये चीजें मैं साथ साथ बता दी जाऊंगी कि किस टॉपिक को आपने कितनी हद तक तैयार करना है, और इस टॉपिक में किस तरह के MCQs आ सकते हैं, इवन इंटरव्यू में जिस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं वो भी मैं आपको इसी सेशन में साथ साथ बताती जाऊंगी। सेकंड अगर हम देखें तो उसमें आ जाती है सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर। ठीक है, टॉपिक अगर हम देखें सोशल कंस्ट्रक्शन, यानी कि सोसाइटी इसको कंस्ट्रक्ट करी है, किसको कंस्ट्रक्ट करी है, जेंडर को। तो उसमें सब पॉइंट्स आ जाते हैं, हिस्टोरिसाइजिंग कंस्ट्रक्शनिज्म यानी कि हिस्ट्री से लेकर
हिस्ट्री में जिस तरह से इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है वो वाली चीजें हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे कि जेंडर और सेक्स में क्या डिफरेंस होता है। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पर ही अगर बता दूं, तो जेंडर जो होता है वो हमारी सोसाइटी जो होती है वो कंस्ट्रक्ट करती है, हमारी सोसाइटी कल्चर। लेकिन जो सेक्स है वो आपकी बायोलॉजिकल टर्म है। आपके जो एनाटॉमिकल डिफरेंसेस या जो आपके एनाटॉमिकल मीन्स के आपकी जो मॉर्फोलॉजी है, आपके जो बॉडी पार्ट्स हैं, उसको लेकर जो डिफरेंसेस आते हैं, उनको उसको हम सेक्स कहते हैं। फिर उसके बाद हम केयर का देखेंगे। अब जैसे आप लोगों में से काफी लोगों ने सुना होगा LGBTQ का, हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, इसके ऊपर ये टॉपिक है पूरा। फिर हम देखते हैं कि सेक्स जो है वो सोशली कंस्ट्रक्टेड है या नहीं। अब मैंने इसके बारे में पहले ही बता दिया कि सेक्स जो है वो बायोलॉजिकल होता है, जेंडर सोशली डिटर्मिन्ड होता है। तो ये चीजें भी हम देखेंगे, इसके बारे में ऑब्वियसली कुछ पॉइंट्स होंगे जो मैं ड्यूरिंग द सेशन आप लोगों को बताऊंगी। फिर मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी, देखने में ही बहुत आसान सा टॉपिक लग रहा है और ये इससे ज्यादा आसान है। ये सारी चीजें आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी हैं, सिर्फ आप लोगों को पता नहीं है। सब कुछ आप लोगों को पता है, विद एग्जाम्पल्स आप लोगों को पता होगा, लेकिन आप लोगों को बस अभी बताना नहीं आएगा। तो ये जब आप सेशन लेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को सारी चीजें साथ साथ ही तैयार होती जाएंगी। फिर है नेचर वर्सेस कल्चर, इसको हम नेचर वर्सेस नर्चर भी कहते हैं। ये टॉपिक आप लोगों का सोशियोलॉजी में भी आता होता है। यस आसिफ, ऐसा ही है। अच्छा, ये सोशियोलॉजी में भी आता है, क्रिमिनोलॉजी में भी आता है, सोशल वर्क में भी आता होता है। तो ये देख लें कि कितनी ओवरलैपिंग है इस एक सब्जेक्ट की के टॉपिक की दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ। तो इसमें हम ये देखते हैं कि अगर जेंडर की हम बात कर रहे हैं तो इसमें नेचर का कितना रोल है और इसमें नर्चर का कितना रोल है, यानी सोसाइटी का कितना रोल है। इसके ऊपर एक डिबेट है, वो चीजें हम इसमें पढ़ लेंगे। फिर फेमिनिस्ट थेरीज हैं। थेरीज हर सब्जेक्ट में थेरीज तो होती ही हैं, कुछ सब्जेक्ट्स में वैसे नहीं भी होती। तो इस सब्जेक्ट में जितनी भी थ्योरीज हैं ये पढ़कर आप लोगों को लिटरली मजा आ जाएगा। जो तो फेमिनिस्ट हैं वो तो इस सब्जेक्ट को लाजमी चूज करें। और वो लोग जो फेमिनिस्ट नहीं है लेकिन उनको ये लगता है कि हाँ औरतों के साथ कुछ गलत होता है या उनको मौके नहीं मिलते, अगर मिलते हैं तो उनको उस तरह से पार्टिसिपेट नहीं करवाया जाता या उनकी जो भी इंडिविड्स होती हैं उनको अप्रिशिएट नहीं किया जाता, तो वो लोग भी सब्जेक्ट को चूज करें, क्योंकि सारी वही वाली बातें हैं जो आप लोग को ऑलरेडी पता होंगी। लेकिन सिर्फ ये है कि उसको डिफरेंटली करना है, सब्जेक्ट के लिहाज से करना होगा। तो इसमें ये हम डिफरेंट थ्योरीज पढ़ लेंगे। फिर फेमिनिस्ट मूवमेंट। अब ये जो थ्योरीज और मूवमेंट्स है ना, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए फॉर योर ऐसे। अब फेमिनिस्ट मूवमेंट से इन्वेस्ट, ये सारी बातें आप लोगों के ऐसे में भी पूछी जाती हैं, आप लोगों ने वहां पर लिखनी भी होती हैं। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे इसके अंदर। फिर हम देखेंगे कि यूनाइटेड नेशन ने कॉन्फ्रेंसेस की थी, वो उसके बारे में पढ़ेंगे, पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में देखेंगे इसको। फिर हम देखेंगे कि जेंडर एंड डेवलपमेंट। अच्छा, जेंडर जो होता है ना उसके अंदर तीन आपके पास आते हैं, मेन, वुमेन एंड इंटरसेक्स। ठीक है। और इंटरसेक्स जो कि मेन और वुमेन इन बिटवीन जो होते हैं उनको इंटरसेक्स कहते हैं। तो उनके लिहाज से हमने देखना है, पूरी जेंडर स्टडीज में हम लोगों ने उनके लिहाज से देखना है। लेकिन जेंडर स्टडीज में जो मेजर फोकस होगा वो वुमेन पर होगा। ठीक है। अब इसमें हिस्ट्री की चीजें भी आ गई हैं, जैसे जो कॉलोनियल एरा था उसमें जेंडर पर्सपेक्टिव क्या था, कैपिटलिस्ट में क्या था। फिर डिफरेंट थेरीज हैं। अब जो इंटरनेशनल रिलेशंस के स्टूडेंट्स होंगे उनको आइडिया होगा कि मॉडर्नाइजेशन थ्योरी, वर्ड सिस्टम थ्योरी, डिपेंडेंसी थ्योरी, ये सारी थ्योरीज आप लोगों ने इंटरनेशनल रिलेशंस में पढ़ी हुई हैं ऑलरेडी। बस ये है कि थोड़ी सी मॉडिफिकेशन के साथ इसको जेंडर स्टडीज में भी पढ़ लोगे आप लोग। फिर डिफरेंट अप्रोचेज हैं, जैसे जेंडर इन डेवलपमेंट। अगर इसके नेम से हम देखें तो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो होते हैं उसके अंदर वुमेन का रोल। फिर है विमेन एंड डेवलपमेंट, यानी कि विमेन ऑलरेडी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में हैं, लेकिन उनके साथ उसका क्या लिंक है या क्या इश्यूज है उनको डिस्कस करना है इसके अंदर। हाँ ठीक है। फिर है जेंडर एंड डेवलपमेंट, यानी पहले विमेन की बात थी, विमेन एंड डेवलपमेंट, विमेन एंड इन डेवलपमेंट, इन दोनों में विमेन थी। लेकिन तीसरे वाले में जेंडर आ जाता है, यानी तीनों चीजें आ जाती हैं, तीनों आपके पास जेंडर आ जाते हैं। फिर स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट पॉलिसीज आपकी जो IMF की हैं या वर्ल्ड बैंक की हैं, उसका हमने उसको रिलेट करना है विद जेंडर, उसके क्या इश्यूज हैं। वो सारी जनरल सी चीजें हैं, बस आप लोगों को भी आती नहीं है। ये सब्जेक्ट इतना आसान है कि आप लोग अगर इसको नहीं चूज करोगे तो मुझे लगता है कि अम, बस फिर कोई टफ सब्जेक्ट ही चूज करोगे, फिर उसको आप लोग क्रैम करते रहना। ग्लोबलाइजेशन ये टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस में है, करंट अफेयर्स में है, पाकिस्तान अफेयर्स में है, ऐसे में है, हर जगह आप लोगों ने इस टॉपिक को पढ़ा होगा। जेंडर के साथ बस आप लोगों ने इसको रिलेट करना है। तो ये जब आप लोगों को टॉपिक आता है तो फिर जेंडर के साथ रिलेट करना तो कोई मुश्किल ही नहीं है।
अच्छा, फिर हम देखेंगे स्पेसिफिकली पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में वुमेन की हेल्थ के इश्यूज, एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में, और उससे रिलेटेड लॉज, जो वुमेन से रिलेटेड लॉज बनाए हुए हैं उनके बारे में हमने बात करनी है। बिल्कुल सिंपल सी चीजें हैं, करेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। फिर है गवर्नेंस। गवर्नेंस पॉलिटिक्स, इसकी बात आती है अब। गवर्नेंस को डिफाइन करना है। सफ्रेजिस्ट मूवमेंट, यानी जो वोटिंग राइट के लिए आप लोगों ने मूवमेंट्स की थी इन डिफरेंट कंट्रीज, इवन इन पाकिस्तान, तो वो सारी चीजें हैं। फिर जो जेंडर इश्यूज हैं, वुमेन को वोट एज ए वोटर, एज कैंडिडेट, एज रिप्रेजेंटेटिव, इसको आप रिसेंट एग्जांपल से भी देख सकते हैं। जो पाकिस्तान में करंट पॉलिटिकल सिचुएशन चली है उसके अंदर जो भी इश्यूज हैं वो भी देखना है। अच्छा, इससे मुझे याद आया कि आप लोगों ने ना, जब क्रिटिसिज्म करना है या एग्जांपल देनी है तो वो बहुत बैलेंस होनी चाहिए। आप लोग किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, किसी भी सब्जेक्ट में आप लोगों ने किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं लिखना होता। अगर आप लोगों ने क्रिटिसाइज करना भी है तो वो बहुत लिमिटेड वे में करना है। चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। लेकिन आप लोगों ने पेपर में इस तरह से नहीं लिख रहा ना कि आप लोग मरियम नवाज का लिख रहे हो, यास्मीन राशिद का लिख रहे हो, मरियम औरंगजेब का लिख रहे हो, इस तरह से बिल्कुल ओपनली नहीं करना। आईआर की चीजें अब जब हम जेंडर स्टडीज करेंगे तो इंटरनेशनल रिलेशंस वाली चीजें पहले अब हम लोगों ने पढ़नी होंगी, तो फिर ही आप लोगों को समझ आएगी टॉपिक की। एक मिनट, मैं जरा इसको चार्जिंग पर लगाऊं फिर आगे बताती हूँ। अच्छा, उसके अलावा जब तक देखें आप लोगों को, जब तक उस वर्ड की या उस थ्योरी की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी आप लोग उसको जेंडर से रिलेट नहीं कर सकते। और दूसरी चीज ये कि आप लोगों ने कोई भी सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना, सिलेक्टिव तैयारी नहीं करनी होती। अगर जेंडर स्टडीज का पेपर टफ था ना, मैंने वो पेपर देखा था, आप लोगों के 4 क्वेश्चंस इजीली हो रहे थे उसमें भी। तो बस ये था, थोड़ी उसमें आप लोगों को ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़नी थी, थोड़ी चीजें रिलेट करनी पड़नी थी डिफरेंट सब्जेक्ट से, लेकिन वो 4 हो रहे थे। तो वो उसको भी हम लोग पास पेपर जब एनालिसिस करेंगे तो उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। उसके अलावा हम चल रहे थे, हाँ, ये वाला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, पॉलिटिकल कोटा वाला, एक तो दफा आया भी हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं, जेंडर बेस्ड वायलेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर डिफरेंट थियरीज हैं जो आप लोगों ने करनी होती हैं, कोई 25-26 तो होती ही हैं। और उसके अलावा इसकी डेफिनेशन है, ये सेपरेट, जब आप लोग पास्ट पेपर्स देखेंगे तो सेपरेट उसने इसी तरह से पूछा हुआ है, डिफाइन जेंडर बेस्ड वायलेंस, और उसकी फिर थियरीज का बताएं और फिर ये स्ट्रेटेजीज का बताएं। तो वो एक ही क्वेश्चन में उसने 3-4 पार्ट्स बना के पूछ लिया होता है। उसके अलावा वॉयलेंस की फॉर्म्स, अब वॉयलेंस आप सबको, आपके सामने पता है, सब सब कुछ सबके सामने ही हो रहा होता है। अगर आप लोग न्यूज सुनते हैं तो उसका कत्ल हो गया, रेप हो गया, उसको जला दिया क्योंकि जहेज नहीं दे सकते थे वो लोग, फिर जहेज में अगर गाड़ी नहीं मिली तो वॉयलेंस हुआ। और अगर बेबी था तो बेबी बॉय नहीं था तो इस वजह से फिर उसको मारा गया या उसको तलाक हो गई। ये सारी चीजें, सब चीजें आप सब लोगों के सामने ही होती हैं। इन सबको हमने इसी तरह ओपनली डिस्कस करना है और सबने करना है इंशाल्लाह। फिर डिफरेंट केस स्टडीज हैं। ये केस स्टडीज आप लोगों के सिलेबस में 3 है, लेकिन कुछ और केस स्टडीज भी होंगी जो आप लोगों से मैं करवाऊंगी, और वो ड्यूरिंग द सेशन फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वो क्यों करनी है। मुख्तारन माई का आप लोगों को में से काफी लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता वो लोग पढ़ लेंगे। मलाला का तो सबको पता होगा, और शमीन उबैद चनाय जिसको अवार्ड्स मिले थे, वो, इसका भी कम लोगों को ही पता होगा। अगर आप लोगों में से कुछ लोगों ने 3 बहादुर कार्टून सीरीज देखी हो तो वो इसी की बनाई हुई थी। पहले मुझे ये बताएं कि जिन लोगों ने सिलेबस देखा है उन लोगों को कितना को मुश्किल लगा ये सिलेबस। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको यूं लगा हो कि ये तो बहुत टफ चीज है और ये 9 टॉपिक्स करना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। ठीक है। बाकी सब सो गए हैं क्या? आसिफ, 10 डेज भी ज्यादा है। ये तो 7 डेज, इनफैक्ट 7 डेज भी ज्यादा है मेरे लिए, तो मैंने तो इसको 6-7 दिन में करवाया हुआ है, और बहुत आसानी से कर लेते हैं इसको स्टूडेंट्स। हाँ, क्रिमिनोलॉजी से भी है, इंटरनेशनल रिलेशन से भी है, अगर आप लोगों ने पीएमएस में सोशल वर्क लिखी है उससे भी है।
इवन सोशियोलॉजी से भी है। चलिए, यहाँ तक वैसे किसी ने कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है। अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं और आप इस तरफ आना चाहते हैं तो आप साथ साथ प्रिपेयर कर सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स करते हैं जॉब के साथ प्रिपरेशन। आप अपने सब्जेक्ट्स वो वाले रखें जो थोड़े आसान हो और स्कोरिंग भी हो। अच्छा, आसिफ आपकी सेकंड अटेम्प्ट है ये? ठीक है। कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसकी सेकंड अटेम्प्ट हो? ठीक है अब्दुल्ला, तो आप क्या सब्जेक्ट चेंज करना चाह रहे हैं? ट्रस्ट मी बच्चों, वो वाले सब्जेक्ट चूज करना जिसमें स्कोर ज्यादा हो। क्योंकि ये तो चीजें शुरू में नहीं पता चलती। जब मैं भी आप लोगों के लेवल पर थी मुझे भी नहीं पता थी। लेकिन आप लोगों का इंटरेस्ट तो मैटर करता ही है, लेकिन स्कोर बहुत ज्यादा मैटर करता है। मेरी डिग्री जोलॉजी में थी लेकिन मैंने जोलॉजी नहीं रखी थी, सीएसएस में नहीं रखी थी, क्योंकि मुझे पता है उसका सिलेबस बहुत ज्यादा था। और मुझे वो वाले सब्जेक्ट चूज करने थे जिनका अब जोलॉजी में मार्क्स आते हैं लेकिन उसका सिलेबस बहुत ज्यादा था। मैं बाकी सब्जेक्ट्स को करती या फिर जोलॉजी को करने बैठी रहती। तो ये चीजें भी मैटर करती हैं। अब आप लोगों के सामने मैंने सिलेबस डिस्कस किया है। सब पॉइंट्स में, तीन चार में तो सब पॉइंट्स में सिर्फ डेफिनेशंस ही हैं, और डेफिनेशंस कितनी की होती हैं? दो तीन लाइंस की होती हैं बस। अह गुल सायरा, मेरे सब्जेक्ट से दोनों अटेम्प्ट में, ये मेरी सेकंड अटेम्प्ट थी, मेरे दोनों अटेम्प्ट में सेम सब्जेक्ट्स थे: इंटरनेशनल रिलेशंस, हिस्ट्री ऑफ यूएसए, पंजाबी, क्रिमिनोलॉजी और जेंडर स्टडीज। अक्सा, अक्सा अगर अब वाली अटेम्प्ट देनी है तो आप दे सकती हैं, बट इट डिपेंड्स कि आपकी तैयारी कितनी है। और ये तब पता चलेगा जब आपने कोई मॉक्स वगैरह दिए होंगे, क्योंकि अगर आपकी रिटन प्रैक्टिस होती है तो आप खुद गेज कर लेते हो कि आप कितने को पानी में हो। हाँ आसिफ, आपकी बात भी ठीक है। स्कोरिंग ट्रेंड बदलता रहता है। ये डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी कितनी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यूएस हिस्ट्री की बात करूं तो मेरा उसमें वो एक हिस्ट्री का सब्जेक्ट था। तो अब वो सब्जेक्ट 2023 में हिट हुआ था। तो हिट इन द सेंस के बहुत से लोगों को चार क्वेश्चन नहीं आते थे, और लिटरली वो पेपर सबके लिए ही मुश्किल था। तो अब वो क्यों नहीं आते थे? क्योंकि आप लोग पूरा सिलेबस नहीं करते, आप लोग सिलेक्टिव तैयारी करते हो। फिर बाद में जब पेपर में वो कोई चीज इस तरह की आ जाए तो आप लोग को लगता है कि ये तो आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आ गया, तो हमने पढ़ा ही नहीं था। तो वो चीज फिर आपको वहां पर टफ टाइम देती है। बेसिकली हिट होना यही होता है कि आप लोगों ने पूरी तैयारी नहीं की होती तो आप लोगों को लगता है वो सब्जेक्ट हिट हो गया, अदरवाइज कुछ भी नहीं होता। दो से तीन स्लाइड्स पढ़ लेते हैं और फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम एंड कर देंगे। सबसे पहले जो आप लोगों का टॉपिक था वो था इंट्रोडक्शन टू जेंडर स्टडीज। और इसमें अगर हम बात करें सिर्फ डेफिनेशंस की, पहले तो मैं ये स्लाइड्स पढ़ाऊंगी, उसके बाद मैं तीन चार आप लोगों को कंसेप्ट बताऊंगी या डेफिनेशंस वगैरह जो इस पूरे सिलेबस में आप लोगों ने उन टर्म्स को पढ़ना होगा। जेंडर बेसिकली क्या होता है? जैसे मैंने पहले बताया, जेंडर वो चीज होती है जो सोसाइटी क्रिएट करती है। ठीक है, मैं स्लाइड्स नहीं पढ़ती देख देख कर, मैंने स्लाइड सिर्फ इसलिए बनाई है कि आप लोगों के सामने मटेरियल हो, और ये स्लाइड्स बहुत डिटेल में है।
ये मटेरियल, मतलब मैं अपने स्लाइड्स के लिए ये कहती हूँ कि अगर आप लोग इस स्लाइड्स को पढ़ लेते हैं, यहाँ से कर लेते हैं, तो आप लोग पेपर पास कर सकते हैं। और नंबर ज्यादा किस तरह से लेने हैं, अगेन वो चीजें मैं आप लोगों को एंड पर बताऊंगी। सेशन जब हम सारा पढ़ लेंगे, सारा सिलेबस कवर कर लेंगे, तो मिड में भी बता सकती हूँ। डिपेंड करता है कि जब मैं आप लोगों से असाइनमेंट दूं तो आप लोग कितना उसमें इंटरेस्ट लेते हैं। अच्छा, जेंडर क्या होता है? ये वो चीज है जो आपकी सोसाइटी, कल्चर या साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो है वो डिटर्मिन करते हैं। और किस प्रोसेस से डिटर्मिन करते हैं उसको कहते हैं सोशलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल के, अब एक बच्चा पैदा होता है और उस बच्चे को आप खिलौने ला कर देते हैं। अगर लड़का है तो उसको मिलेंगी कार्स, और अगर लड़की है तो उसको मिलेंगी डॉल्स। ठीक है, तो वो डॉल्स क्यों मिलती हैं उसको? अगर लड़की है तो वो कार्स क्यों नहीं ले सकती? क्यों? क्योंकि हमारी सोसाइटी जो है वो पहले ही बच्चे को बता देती है कि देखो तुम लड़की हो, इसीलिए तुमने डॉल्स के साथ खेलना है, तुम कार्स के साथ नहीं खेल सकती। तो ये जो प्रोसेस है ना, कि आपके पेरेंट्स, आपकी सोसाइटी, आपका आपके एजुकेशन सिस्टम, आपके दोस्त, ये सारी चीजें आप लोगों को बताते हैं। ये सारे जो लोग हैं ये आपको बताते हैं कि आप एक स्पेसिफिक जेंडर से बिलोंग करते हो। ठीक है, इस प्रोसेस को सोशलाइजेशन कहते हैं। अब अगर हम साइकोलॉजिकल देखें तो आप लोगों को पता होगा कि हमारी सोसाइटी में एक ये कॉन्सेप्ट है कि लड़कियां ड्राइव नहीं कर सकती। मतलब अगर लड़की ड्राइव कर रही है तो उसको बहुत अजीब सी नजरों से देखा जाता है हमारी सोसाइटी में, कि ये लड़की है और ये ड्राइव कर रही है। ठीक है, इसी तरह अगर लड़के हैं तो लड़के, अब तो खैर काफी ये चीज डिफरेंट हो गई है, लेकिन अगर लड़के पिंक ड्रेस पहने तो उनको ये कहा जाता है तुमने क्या लड़कियों वाला कलर पहना हुआ है। तो आपकी ये क्या एक साइकी है ना, ये चीज है बस सोसाइटी में है कि यस, women आर कंसिडर्ड एज सबमिसिव। तो इसको हम कहते हैं जेंडर। और सेक्स क्या होता है? ये बायोलॉजिकल टर्म है। आपकी जो बॉडी में डिफरेंसेस होते हैं डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स स्पेशली, तो उन डिफरेंसेस की बेस पर आपको एक स्पेसिफिक कैटेगरी में फॉल करवाया जाता है। ठीक है, एज मेल, फीमेल और इंटरसेक्स। और जेंडर स्टडीज क्या होता है? बेसिकली जेंडर स्टडीज में आप लोग देखते हैं कि कौन से ऐसे डिफरेंसेस हैं डिफरेंट जेंडर्स में जो उनको डिफरेंट बना रहे हैं। अगर मेन है तो वो क्यों डिफरेंट है, इंटरसेक्स क्यों डिफरेंट है, वेमेन क्यों डिफरेंट है। और वो सारे फैक्टर्स देखते हैं और फिर ये देखते हैं कि उनका हमारे जो सोशल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में किस तरह से वो डिफरेंस आ रहा है, उन डिफरेंसेस को एनालाइज करते हैं हम। ठीक है, जेंडर स्टडीज जो है ना, इसमें आप लोग देखते हो कि डिफरेंट नॉर्म्स, पैटर्न्स, बिहेवियर जो आपके मेस्कुलिनिटी और फेमिनिटी के साथ रिलेट होता है। और इसमें आपने डिफरेंट देखने होते हैं, एक तो ट्रेड्स देखने हैं और फिर ये ट्रेड्स देखने हैं कि वो ट्रेड्स उस स्पेसिफिक जेंडर के साथ क्यों रिलेट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर लड़का है तो लड़के को ये कंसिडर किया जाता है कि वो रो नहीं सकता, उसने अपने इमोशंस छुपाने हैं, उसने अपने आप को एग्रेसिव दिखाना है, फिर ही वो मेल कंसिडर कर उसको करेंगे लोग। क्यों? ये चीज आपने देखी है। उस क्यों का जवाब बहुत आसान है, क्योंकि हमारी सोसाइटी उसको ये बता रही है। बच्चा पैदा होता है उसको क्या कहते हैं? अगर लड़का है तो लड़के रोते नहीं है। लड़के क्यों नहीं रोते? लड़कों के पास भी इमोशंस होते हैं। मरवा फॉर मी इट्स सोशल वर्क। अगर आपकी क्रिमिनोलॉजी भी है ना तो भी आप उसको सोशल वर्क में वो आपको हेल्पफुल होगी। और इस सब्जेक्ट से कैसे बेनिफिट ले सकते हैं? इसकी डिफरेंट सब्जेक्ट्स के साथ ओवरलैपिंग है। ये शॉर्ट इसका सिलेबस है, हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है और 7-8 दिन में ये कवर हो सकता है इजीली। अच्छा, इसमें ना कैथरीन और हैं जो अपनी बुक में ये लिखती हैं। बुक का नेम है रीथिंकिंग वुमेन्स एंड जेंडर स्टडीज। अब इस तरह से करके आपने अपनी बुक में, अपने पेपर में रेफरेंसेस देने होते हैं। ठीक है, ये सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो अपनी बुक में क्या लिखती हैं कि एक औरत जो होती है उसके सोसाइटी में और भी रोल होते हैं। वो सिर्फ एक औरत नहीं है, उसकी डिफरेंट बेस पर और भी रोल है। उसकी कोई कास्ट है, उसकी कोई पोजीशन है, उसकी कोई रिलीजियस आइडेंटिटी है। रिलीजियस आइडेंटिटी यानी कि वो मुस्लिम हो सकती है, क्रिश्चियन हो सकती है। इस तरह से करके डिफरेंट उसके आइडेंटिटीज होती हैं। उस बेस पर उसको स्टडी किया जाना चाहिए कि ये जो उसकी डिफरेंट आइडेंटिटीज हैं उनका उसकी जिंदगी पर क्या इम्पैक्ट होता है। जैसे मैंने पहले बताया कि जेंडर स्टडीज बेसिकली वुमेन के इश्यूज और उनसे ज्यादा डील कर रही होती है। मेन भी होते हैं, इंटरसेक्स का इतना ज्यादा नहीं होता, लेकिन थोड़ी थोड़ी चीजें हम इंटरसेक्स के साथ साथ पढ़ते रहेंगे। अच्छा, डिफरेंट अब हम टर्म्स को देख लेते हैं। पैट्रियार्की क्या होती है? पैट्रियार्की एक ऐसे ऐसा सिस्टम होता है सोसाइटी का या गवर्नमेंट का जहां पर जो हायर पोजीशन होती है वो मेल की होती है। मेल के पास पावर होती है, मेल के पास वेल्थ होती है, और वो रूल कर रहा होता है ओवर वुमेन। ठीक है, इस तरह के सिस्टम को हम कहते हैं पैट्रियार्की। इस तरह का ना एक और सिस्टम होता है उसको हम कहते हैं मैट्रियार्की, जहां पर वुमेन का रोल ज्यादा होता है।
डिफरेंट ऐसे कल्चर्स और सोसाइटीज अब भी एग्जिस्ट करती हैं दुनिया में जहां पर मैट्रियार्की है, लेकिन हर जगह मोस्टली पैट्रियार्की है। अगर आप लोग देख लें किसी भी जगह पर, तो यूएस देख लें, डिफरेंट कंट्रीज, यूके देख लें। यूके में तो चलें फिर भी दो एग्जांपल्स हैं, तीन है बल्कि, वहां थी तीन प्राइम मिनिस्टर। उसके अलावा देखें और ज्यादातर मेल ही लीडर्स होते हैं, फीमेल तो बहुत कम होती है या होती ही नहीं है। और अगर फीमेल आए भी तो उसका टेन्योर ही बहुत कम होता है। पाकिस्तान में देख लें, बेनजीर भुट्टो की एग्जांपल देख लें। आई एम सो सॉरी फ्रॉम माई साइड, पता नहीं क्या हो गया था, लैपटॉप एकदम से बंद हो गया था। मैं अगेन स्टार्ट करती हूँ। अच्छा, कोई मुझे बताए कि मेरी स्क्रीन उसको शेयर हो रही है? ओके, गुड। स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये होगी मैट्रियार्की और पेट्रियार्की। नेक्स्ट है सेक्सिज्म। सेक्सिज्म ये होता है कि डिफरेंट सेक्स की बेस पर आप डिस्क्रिमिनेट करते हो दूसरे को, ठीक है। कोई एक बच्चा मुझे इसकी एग्जांपल बताए कि आप सेक्स की बेस पर मेन या वुमेन को डिस्क्रिमिनेट करते हो। डिफरेंट स्टीरियोटाइप्स होती हैं कि तुम क्योंकि ये हो, तुम क्योंकि वुमेन हो इसलिए तुम ये नहीं कर सकती, और उसके अगेंस्ट प्रीजुडिस, प्रीजुडिस यानी तासुब होना। तो कोई मुझे एग्जांपल्स बताए, दो तीन एग्जांपल्स, कोई इजी सी भी चलेंगी। क्वेश्चन ये है कि सेक्सिज्म की एग्जांपल आपने बतानी है कि आप सेक्सिज्म में करते क्या हो कि डिफरेंट सेक्स की बेस पर आप डिस्क्रिमिनेट करते हो, ठीक है। जैसे कि अगर विमेन है तो आप उसे कहते हो क्योंकि तुम औरत हो इसलिए तुम ये नहीं कर सकती, ठीक है।
तो वो एग्जाम्पल आपने बतानी है। प्रोटेस्टिंग राइट्स ना सिर्फ किस तरह से, औरतें भी तो प्रोटेस्ट करती हैं, जैसे औरत मार्च पे होता है। इसकी ना एक कॉमन सी एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। आप लोगों ने कभी सुना है चादर और चार दीवारी? ये स्लोगन बहुत पहले था पाकिस्तान की हिस्ट्री में। चादर और चार दीवारी, या इसको इस तरह से कह लें कि क्योंकि तुम औरत हो इसलिए तुम्हारा काम क्या है कि तुमने घर के काम करने हैं, तुम बाहर जाकर कमा नहीं सकती। इसको हम कहेंगे सेक्सिज्म। हाँ तलहा, ऐसे ही होता है। और ये हमारे सिर्फ आपके इलाके में नहीं, ये पूरे पाकिस्तान में इस तरह से होता है। ये सिर्फ कोई पूरे पाकिस्तान की पॉपुलेशन का कोई 1-2% होगा जो कहते होंगे कि ठीक है लड़कियां भी बाहर जाएं। ठीक है, और बस इतनी ज्यादा एग्जांपल्स हैं। चलें नेक्स्ट चलते हैं फिर। हाँ बिल्कुल, ये सुनना चाह रही थी मैं, कॉमन कॉमन सी एग्जांपल्स। बिल्कुल, लड़का वॉशरूम साफ नहीं कर सकता। लड़का खाना बनाएगा तो सबसे पहले सारी जो इर्द गिर्द की औरतें हैं वो ये आके कहेंगी कि लड़का खाना बना रहा है, ये तो बीवी के नीचे लगा हुआ है। बीवी क्या करती है? कुछ भी नहीं करती, अपने मर्द से काम करवाती है। ये सारी चीजें, इनको हम कहते हैं सेक्सिज्म। हाँ ठीक है, शाबाश। ठीक है सबा। अच्छा, सेक्सुअलिटी की तरफ अगर हम आए तो ये उसी से रिलेट करती है। सेक्सुअलिटी ये होता है कि आप जो दूसरे लोग हैं उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हो बेस्ड ऑन योर फीलिंग्स, योर थॉट्स, योर अट्रैक्शंस। और आप क्या करते हो कि खुद को अटैच करते हो दूसरों के साथ, या दूसरों से अट्रैक्ट होते हो बिकॉज ऑफ सम फिजिकल फैक्टर्स, सेक्सुअल फैक्टर्स और इमोशनल फैक्टर्स। इसको हम कहते हैं सेक्सुअलिटी। फिर है जेंडर रोल। जेंडर रोल क्या होते हैं? ये ऐसे रोल्स होते हैं जो किसी स्पेसिफिक जेंडर को दे दिए जाते हैं। मैन है तो उसको ये वाले रोल हैं, ये उसके काम है। विमेन है तो उसके ये काम है। और वो रोल आपको सोसाइटी देती है। सोसाइटी आपको ये बताती है कि अगर आप इस तरह से काम करेंगे तो ये एक्सेप्ट किए जाएंगे। बिल्कुल यही एग्जांपल जो आप लोगों ने भी दी हैं, इसको हम जेंडर रोल्स में कंसिडर कर सकते हैं। कि कपड़े धोना, अब हमारी सोसाइटी ये कहती है कि अगर औरत कपड़े धोती है तो वो ठीक है, ये उससे एक्सेप्ट किया जाता है, ये उसका रोल है। लेकिन अगर मर्द करता है तो ये ठीक नहीं है। ठीक है, ये वाली चीजें, इनको हम कहते हैं जेंडर रोल्स। फिर है जेंडर आइडेंटिटी। ठीक है, नेम से चीजें पता चल रही है कि आइडेंटिटी आपकी एक बनती है। हर इंसान जो है वो खुद को किसी पर्टिकुलर जेंडर का फर्द कंसिडर करे तो उसको हम कहते हैं जेंडर आइडेंटिटी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हूं तो मैं खुद को क्या कंसिडर करूंगी कि मैं विमेन हूँ। ठीक है, तो इसको कहेंगे कि ये मेरी आइडेंटिटी है। और ये विद द पैसेज ऑफ टाइम बनती है। इसके ऊपर कुछ थेरीज हैं, जेंडर रोल जेंडर आइडेंटिटी की ना कुछ थेरीज हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह सेशन में। फिर है ऑब्जेक्टिफिकेशन। ऑब्जेक्टिफिकेशन नाम से पता चल रहा है ऑब्जेक्ट बनाना, किसी पर्सन को आप एज एन ऑब्जेक्ट कंसिडर कर रहे हो। ठीक है, आप उसकी फीलिंग्स थॉट्स को बिल्कुल डिवॉइड कर रहे हो, ये कह रहे हो कि उसके अंदर तो कुछ है ही नहीं, या वो कोई फील नहीं कर सकता, वो एक ऑब्जेक्ट है, एक इनह्यूमन है। इसकी एग्जाम्पल मुझे बताओ आप लोग ऑब्जेक्टिफिकेशन की। ठीक है आसिफ, इस तरह से ही ये जो आपने बताया है इस तरह से हम रेफरेंस देते होते हैं आंसर में। ठीक है, और आप लोगों ने मिस वर्ल्ड का सुना होगा या उसके बारे में पढ़ा होगा? मिस वर्ल्ड जिसमें आप क्या करते हो कि जीरो साइज की बात करते हो, आप लोग विमेन को एज एन ऑब्जेक्ट पेश करते हो सबके सामने। वो सबसे बड़ी एग्जांपल है ऑब्जेक्टिफिकेशन की। औरत है तो पतली होनी चाहिए, लेकिन मर्द है तो वो मोटा भी हो तो चलेगा। ये वाली चीजें, इनको कहते हैं ऑब्जेक्टिफिकेशन। ठीक है, गुड। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर, चलो आप लोग मुझे बताएं कि आप किसी को पता है ट्रांसजेंडर क्या होता है? वैसे तो डेफिनेशन सामने लिखी है, लेकिन मैं देखना चाह रही हूँ आप लोगों को कितना पता है।
कोई भी बता दे मुझे, अगर गलत भी बताएगा तो मैं उसको कुछ भी नहीं कहूंगी। एटलीस्ट बोला करें ताकि आप लोगों में कॉन्फिडेंस आए। किसी को नहीं पता? अच्छा, किसी ने ना आप लोगों ने वो मीम्स देखी होंगी या जो डिफरेंट फनी वीडियोस हैं, WT के नेम से आई गेस। उसमें एक मेल है जो जिसने खुद इंटरव्यू दिया था, और उसने अपने बारे में ये बताया था कि मैं मेल हूँ लेकिन मेरे अंदर कुछ इस तरह की फीलिंग्स आती हैं जो फेमिनिन होती हैं। अगर किसी ने वो सुना हो। हाँ ठीक है, यही चीज कि आपको एक स्पेसिफिक जेंडर दे दिया गया है। So, आपकी सोसाइटी ने आपसे कहा कि आप मेल हैं या आप फीमेल हैं। तो आप मर्दों का ही ये ज्यादा होता है कि वो मेल होते हैं लेकिन उनमें कुछ फेमिनिन क्वालिटीज होती हैं। तो उस तरह के इंसान को हम कहते हैं ट्रांसजेंडर, जो कि अपने जेंडर से बिल्कुल अलग होता है। वैसे ट्रांस का मतलब होता है मिक्सचर, मिक्स होना या कॉम्बिनेशन होना, तो इसलिए उसको कहते हैं ट्रांसजेंडर, के वो है तो मेल लेकिन उसके अंदर क्वालिटीज फीमेल वाली हैं। हाँ ठीक है। ये सारी मूवीज और सीरीज, ये सारी चीजें हम लोग अपने सेशन में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, और मैं तो स्पेसिफिकली करती होती हूँ, लाजमी लगता है मुझे। फिर है जेंडर सर्टिफिकेशन। सर्टिफिकेशन यानी कि डिफरेंट स्ट्रेटा में होना किसी चीज का। तो जेंडर सर्टिफिकेशन क्या होता है कि आप मेन और वुमेन को डिफरेंट बेसिस पर अनइक्वल कंसिडर करते हो या उनको इनइक्वल बना देते हो। किस बेस पर? वेल्थ की बेस पर, पावर की बेस पर, प्रिविलेजेस की बेस पर। इसको हम कहते हैं जेंडर सर्टिफिकेशन। ये आप लोगों से इंटरव्यू में पूछा जाता है क्वेश्चन, डेफिनेशन के तौर पे ही कि क्या होता है ये, तो इसीलिए ये आपको पता होना चाहिए। फिर है ग्लास सीलिंग। ग्लास सीलिंग एक बड़ी कॉमन सी टर्म है। इसमें ये होता है कि आप जो भी मैनेजमेंट की टॉप जॉब्स होती हैं, टॉप लेवल पर आप वेमेन को प्रमोट नहीं करते, डिफरेंट सोशल बैरियर्स की वजह से। वो सोशल बैरियर क्या हो सकते हैं? पैट्रियार्की हो सकती है, प्रिजुडिस हो सकती है, या सेक्सिज्म हो सकता है कि क्योंकि ये विमेन है इसीलिए ये उस तरह का काम नहीं कर सकती जिस तरह का मेल कर सकता है या मैन कर सकते हैं। मैन की थिंकिंग पावर ज्यादा अच्छी होती है, मैन की मैनेजमेंट ज्यादा अच्छी होती है। इन सारी चीजों को बेस बनाकर आप वेमेन को प्रमोट ही नहीं करते, इसको कहते हैं ग्लास सीलिंग। ठीक है। फिर है वेमेन स्टडीज एंड मेन स्टडीज। वेमेन स्टडीज में ये होता है कि आप वेमेन से रिलेटेड चीजों को पढ़ते हो। वेमेन क्या होती है, उसका उसका जेंडर क्या है, और फेमिनिस्ट या फेमिनिस्ट मूवमेंट्स, फेमिनिज्म, ये सारी चीजें आप वेमेन स्टडीज में पढ़ते हो। मेन स्टडीज में आप मेन के बारे में पढ़ते हो, मैस्कुलिनिटी, मेन, जेंडर। जेंडर में तो मेन भी आ जाता है ना, मेन वेमेन, तो वो इसीलिए दोनों की डेफिनेशन में कॉमन चीजें हैं। यहाँ तक अगर किसी को कोई चीज की नहीं समझ आई तो वो पूछ सकता है। सॉरी आसिफ, मैं इससे थोड़ा सा इख्तिलाफ करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने ना नेचुरली वैसे आदमी को बनाया है अक्लमंद। लेकिन अगर हम ये कहें कि विमेन मर्द की तरह नहीं सोच सकती या वो रैशनल नहीं होती, तो ये चीज गलत है। आपकी एक थ्योरी है इसके ऊपर, लिबरल फेमिनिज्म की, वो इसी के बारे में बात करती है। इसको आप वहां पर पढ़ लेंगे। अच्छा अच्छा ठीक है फिर। किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो वो पूछ सकता है, नहीं तो फिर हम एंड करते हैं इस क्लास को। कोई स्टूडेंट जो कुछ पूछना चाहे या कुछ शेयर करना चाहे, ही और शी कैन डू। नासिर, इसका ड्यूरेशन 3 वीक्स है। उस 3 वीक्स में आपके असाइनमेंट्स भी हैं, आपके टेस्ट भी हैं। मेरे सेशन जो भी सब्जेक्ट होता है ना, उस पर मेरी ज्यादा फोकस राइटिंग पर होता है। ये सारा मटेरियल आप लोगों का जो भी है, ये ये तो आप लोगों को प्रोवाइड किया ही जाएगा, ये सारा कुछ आप लोग क्लास में पढ़ ही लोगे। लेकिन मेन फोकस होता है आप लोगों से लिखवाना, तो वो मैं तो लिखवाने का काम बहुत ज्यादा करती हूँ, इसीलिए मैंने इसका ड्यूरेशन 3 वीक्स रखा है। और पर वीक आपकी 3 क्लासेस हैं, और ड्यूज वगैरह जो हैं वो इसके हैं 5000। बाकी मैंने फर्स्ट स्लाइड पर मेंशन किया हुआ है, वहां से